वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अश्विनी तेलुगु बाल मंदिर से। आज मैं आपको पाठ 4 के नियोजन की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम नियोजन के महत्व, नियोजन की विशेषताएं एवं नियोजन की सीमाएं पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे नियोजन के बारे में सोचते हैं कि हमें किसी चीज की प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग की शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद करें। तो इसमें हम सारे देखेंगे कि स्टेप्स देखेंगे। तो नियोजन में किस तरह के स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस तरह से हम पूरी नियोजन प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य का निर्धारण करना। नियोजन में सबसे पहला स्टेप यही होता है, पहला कदम उद्देश्य का निर्धारण करना, यानी उद्देश्य को सोचना, उद्देश्य को फिक्स करना, उद्देश्य को निश्चित करना। इसमें मैनेजर जो होते हैं या प्रबंधक जो होते हैं, सबसे पहले अपने संगठन के लक्ष्यों को सोचते हुए पूरे संगठन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यानी कंपनी का एक लक्ष्य होता है जिसके लिए कंपनी बनी होती है। वो कंपनी जिस लक्ष्य के लिए बनी है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि किस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें प्रबंधक सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि कौन सा विभाग क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन से कर्मचारी को क्या काम दिया जाएगा, कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा। सभी विभागों के और सभी कर्मचारियों के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ताकि आगे के जो भी कार्य होंगे वो सारे उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। आगे की जो भी जितने भी आगे की जो भी कार्य जैसे और डायरेक्शन है, यानी निर्देशन देना है, कंट्रोलिंग करना है, नियंत्रण करना है, नियुक्तिकरण करना है, वो सारा जो है उद्देश्य पर निर्भर करता है। कैसे लोगों की कैसे नियुक्ति करनी है, तो काम कैसा है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या आधार डिसाइड किए गए हैं। एक कर्मचारी कैसा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए या कम क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए, ये सब देखने के लिए पहले उद्देश्य निर्धारित होने बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला स्टेप ये होता है कि सभी विभागों के और सभी कर्मचारियों के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाए, ताकि आगे का प्रोसीजर आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य ही निर्धारित करेंगे, जिसमें सारे विभागों के भी उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे और प्रबंधक जो है सभी को उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर सबको बता देगा कि उनके क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट है विकासशील आधार। हमने एक बार उद्देश्य निर्धारित कर लिए कि हमारे क्या उद्देश्य होंगे, उद्देश्य कितने महीनों के लिए निर्धारित होते हैं, आगे के 6 महीने में या 1 साल के लिए, जैसे भी उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद सेकेंड है विकासशील आधार, यानी विकास का आधार। तो आधार का मतलब यहाँ पे है एजम्पशन, जिसे कहते हैं। आधार का यहाँ पे है एजम्पशन या अवधारणा जो फ्यूचर को लेकर बनाई जाती है। यहाँ पे आधार का मतलब अवधारणा है जो फ्यूचर को लेकर बनाई जाती है। यहाँ पे मेनली क्या होता है, सेकेंड स्टेज में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अनुमान, पूर्वानुमान भविष्य को लेकर लगाए जाते हैं और भूतकाल को देखते हुए एक्सपीरियंस दिया जाता है कि भूतकाल में कौन सी गलतियां हो चुकी है या भूतकाल में कौन सी चीज से सफलता मिली थी, उन सारी चीजों को देखा जाता है और भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसको लेकर अनुमान लगाए जाते हैं। यहाँ पे जो भी जितने भी चारों तरफ का वातावरण है उसको परखा जाता है और सब परखने के बाद सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है। चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, क्योंकि डिसीजन कोई भी लेने से पहले प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं, आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करने से पहले हमें कुछ पूर्वानुमान तो लगाने पड़ते हैं। हम तुक्के तो नहीं लगा सकते, किसी चीज को लेकर तुक्के नहीं लगा सकते बैठे बैठे कि भविष्य में यही होगा, क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमें सबसे पहले आंकड़े जांच पड़ताल करनी पड़ती है। पर्यावरण में बाहर के जो भी व्यावसायिक पर्यावरण है उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। भविष्य में क्या हो सकता है इसके लिए भी हमें थोड़ी विशेषज्ञों से बातचीत करनी पड़ती है। उसके बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उन इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना पड़ता है।
पूर्वानुमान करना जरूरी है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब है कार्य की वैकल्पिक विधियों की पहचान। जैसे हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस बेसिस पर हमने पूर्वानुमान लगाए, तो पूर्वानुमान लगाने के बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। तो कार्रवाई की वैकल्पिक विधियों की पहचान, तो एक उद्देश्य को प्राप्त करने के अनेक तरीके होते हैं। अनेक मतलब 4-5 तरीके होते हैं। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के 4-5 तरीके तो होते ही है। किसी भी काम को करने के अलग अलग विधियां होती है। तो हम ये पहचानेंगे कि कौन कौन सी विधियां है करने की। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए कौन कौन सी विधियां है। उन सारी विधियों को पहचानना जरूरी है। तो प्रबंधक जो है वो काम को या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी विधियां है उसको पहचानेगा, क्योंकि बिना पहचाने हम कैसे कह सकते हैं कि इसको एक ही करने का तरीका है या इसके 2 करने के तरीके। सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि इस काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं। इसको लेकर थोड़ी कार्रवाई करेंगे और ये देखेंगे कि इस काम को करने के कितने तरीके हैं। तो वैकल्पिक विधियों की पहचान करेंगे कि काम को करने के तरीके है भी या नहीं, या है तो कितने हैं, कितने ऑप्शन है हमारे पास, किस तरीके से हम इस कार्य को कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके, इन सबकी जांच पड़ताल करेंगे और पहचान करेंगे। अगला है विकल्पों का मूल्यांकन। हमने बहुत सारे विकल्प चूज कर लिए, हमारे पास अब बहुत सारे विकल्प है एक काम को करने के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हैंडीक्राफ्ट का काम है, तो हैंडीक्राफ्ट का काम हाथों से भी होता है और मशीनों से भी होता है। इसमें 2 विकल्प है, मशीनों से भी होता है, हैंडीक्राफ्ट से भी होता है। तो 2 विकल्प पहचान तो कर ली, 2 विधियों की पहचान तो कर ली कि आप मशीनों से भी करवा सकते हैं, हाथों से भी। तो उन विकल्पों का मूल्यांकन करें। दोनों विकल्पों से आप मूल्यांकन करेंगे कि हाथों से बनाई हुई चीज अच्छी है या फिर मशीन से बनाई हुई अच्छी है। तो प्रबंधक इन चीजों का मूल्यांकन करेंगे बाकी चीजों को देखते हुए। जैसे हाथों की बनाई हुई चीज जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन उसको बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता है और वो ज्यादा कॉस्टली होती है, यानी महंगी पड़ती है। जबकि मशीनों की बनाई हुई चीज थोड़ी कमजोर जरूर होती है लेकिन थोड़ी फास्ट बनती है और खर्चा थोड़ा कम आता है, क्योंकि फास्ट बनेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो सस्ती पड़ जाएगी। तो इसलिए विकल्पों का मूल्यांकन में हम सारे पक्ष भी देखेंगे और विपक्ष भी देखेंगे, अच्छाइयां भी देखेंगे और बुराइयां भी देखेंगे। हर विकल्प की हम जो प्रबंधक होगा वो एक कॉपी पेन पर या अपने किसी भी चीज पर हर विकल्प की अच्छाइयां लिखेगा और बुराइयां लिखेगा, और जिसमें सारा मूल्यांकन करेगा, सारे जो विकल्पों की अच्छाइयां और बुराइयां लिखेगा, ताकि वो ये मूल्यांकन कर सके कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। हम किसी चीज का मूल्यांकन तभी कर सकते हैं जब उसकी हमें अच्छाइयां भी पता और बुराइयां भी पता हो। अगर हम सिर्फ यही देखें अच्छाइयां लिख दे, बुराइयां लिखे ही नहीं, तो कैसा मूल्यांकन, तो कैसा ये मूल्यांकन करने का कोई सही तरीका नहीं है। हमें हर चीज की बुराइयां और अच्छाइयां दोनों पता होनी चाहिए। फिर हम सारी अच्छाइयां और बुराइयां कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम सबसे अच्छा तरीका ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम विकल्पों का पहले तो मूल्यांकन कर लेंगे, यानी परिणामों को ध्यान में रखकर हम सारे पक्ष और विपक्ष देखेंगे। पक्ष और विपक्ष देखने के बाद हम ये सोचेंगे कि इससे परिणाम कितने अच्छे आएंगे। और जैसे हैंडीक्राफ्ट का जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें हमने हाथ की बनाई हुई चीजें भी देखी और मशीन की बनाई हुई चीजें देखी। अब हमें ये भी सोचना होगा कि मार्केट में कस्टमर क्या चाहते हैं, यानी अगर हम मशीन की बनाई हुई चीजें बेचेंगे तो क्या कस्टमर खरीदना चाहेंगे, अगर हम हाथ की बनाई हुई चीजें बेचेंगे तो क्या कस्टमर खरीदना चाहेंगे। तो दोनों के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिणामों को ध्यान में रखकर ही हम विकल्पों का सारा मूल्यांकन करेंगे। अगला है विकल्पों का चुनाव। हमने विकल्पों की सारी अच्छाइयां नोट कर ली, सारी बुराइयां नोट कर ली, परिणामों के आधार पर उनको परख भी लिया कि कौन सा कितना अच्छा होगा और कौन सा कितना बुरा, किस चीज में कितना फायदा होगा और किसमें नुकसान, या कोई बराबर चलेगा, यानी बराबर चलता रहे, ना ज्यादा नुकसान ना ज्यादा लॉस, या ना ज्यादा नुकसान ना ज्यादा प्रॉफिट। तो सब मूल्यांकन करने के बाद हम बेस्ट विकल्प को चूज करेंगे। जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, जो हमारे संगठन के लिए, जो प्रबंधक के संगठन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो वही चूज करेगा। अब
जिस कंपनी का ये काम, जो भी कंपनी है वो ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है तो वो मशीनों से काम करवा सकती है, और जो हाथ वाले जो चाहता है कि क्वालिटी दे, लोगों की पसंद का मजबूत का हाथ से बना हुआ दे, तो वो हाथ पे ज्यादा फोकस करेगी, क्वांटिटी कम बनाएगी लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा रखेगी, तो प्रॉफिट वो दोनों तरीके से कमा पाएगी। लेकिन कस्टमर क्या चाहता है उस आधार पर वो सबसे बेस्ट विकल्प को चूज करेगी, और बाहर की चीजों को देखते हुए भी चूज करना पड़ता है, बाहर का जो पर्यावरण है उसके आधार पर भी देखेगी। तो ये विकल्पों का चुनाव करते समय यहाँ पे विकल्पों का सबसे बेस्ट जो विकल्प होगा, सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा ऑप्शन वही चूज किया जाएगा। तो विकल्पों का चुनाव के बाद अगला स्टेप होगा योजना को लागू करना। हमने जो सबसे अच्छा विकल्प चुना है, जो हमारे एक प्रबंधन के लिए, संगठन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, ऑप्शन है, वो उसने चूज कर लिया। तो उसके बाद योजना को लागू करना, जो योजनाएं बनाई गई है, जो प्लानिंग में जिस तरह की योजनाएं बनाई गई है उसको फिर लागू करेंगे, यानी जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जो प्लान्स बनाए गए वो सारे कर्मचारियों को बताए जाएंगे। एंड ओवर काम तो कर्मचारियों को ही करना होता है, सारा काम तो कोई उच्च प्रबंधन करते नहीं है, तो सारे छोटे से छोटे एम्प्लॉय को उनका काम समझाया जाएगा और उनको काम बताया जाएगा ताकि वो कार्य को और अच्छे से कर सके। तो कार्य को किस तरह से करना है, कैसे करना है, लक्ष्य क्या होंगे, किस तरह से प्राप्त करने, इन सारी चीजों को बताकर योजनाओं को लागू करवाया जाएगा निम्न स्तरीय लेवल पर, मध्य स्तरीय लेवल पर, क्योंकि टॉप स्तरीय लेवल पर तो प्लानिंग की गई है, तो बाकी सारे स्तर के लोगों को, सारे प्रबंधकों को, सारे कर्मचारियों को योजना को समझाना और योजना को लागू करवाने का काम इस छठे स्टेज पर होता है। अब अगला है अनुवर्तन। अनुवर्तन यानी फॉलो अप जिसे हम कहते हैं। हमने पूरी प्लानिंग की, हमने आधार लिए, सारे इंफॉर्मेशन बाजार से भविष्य को लेकर अनुमान लगाए, उस आधार पर हमने कार्यवाही शुरू की, तो हमने बहुत सारी विधियां सोची, विधियों की पहचान की, विधियों की पहचान करने के बाद सारी विधियों का मूल्यांकन किया, कंपेयर किया विधियों को एक दूसरे से, कौन सी सबसे अच्छी है। उसके बाद हमने बेस्ट विकल्प चुना, यानी बेस्ट विधि चुनी काम करने की। उसके बाद हमने जो भी योजनाएं बनाई है, एक सबसे अच्छा तरीका चूज करने के बाद काम करने का, हमने उसकी योजना बनाई और योजना को सबको समझाया, कर्मचारियों को, प्रबंधकों को, निम्न स्तर के, मध्य स्तर के और भी फैक्ट्री लेवल तक सबको कार्य समझाया कि कैसे करना है, क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, सब उनको अच्छे से समझाया गया। उसके बाद ताकि योजना को खुद से लागू किया जा सके। योजना को सिर्फ पेपर पर बनाकर बोर्ड पर चिपकाने से लागू नहीं होती है, सारे कर्मचारी को समझानी पड़ती है योजनाएं। बिना समझाए कर्मचारी कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरह से कार्य करना है, योजना क्या है, प्लानिंग क्या है, उनको बताना पड़ेगा कि संगठन चाहता क्या है, तो ये कर्मचारी को समझाया जाएगा कि योजना को लागू करवाया जाएगा। उसके बाद है अनुवर्तन। अब समझाया गया कार्य, तो क्या कर्मचारी या एम्प्लॉइज ऐसा कार्य कर पा रहे हैं, तो वो देखना इसमें अनुवर्तन का काम होता है। अनुवर्तन का मतलब ही होता है फॉलो अप। अनुवर्तन का मतलब ही होता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फॉलो अप, किसी भी चीज को फॉलो अप करना। अनुवर्तन का मतलब होता है फॉलो अप। हमने जो प्लान बनाए हैं या जो प्रबंधक ने प्लान बनाए हैं, जो प्रबंधक ने प्लान बनाए हैं और वो जो लागू किए गए संगठन में, क्या वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं जिस तरह से प्रबंधक ने सोचे थे। जो प्लान, जो योजना लागू की गई, जो कर्मचारियों को समझाया गया, क्या उन्होंने वैसे ही कार्य किया जैसा प्लान बना था? क्या उद्देश्य निर्धारित हो रहे हैं, उद्देश्य क्या प्राप्त हो रहे हैं, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे क्या वो उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, कार्य वैसे हो रहा है जैसा हमने सोचा था, या जैसा हमने सोचा था या प्रबंधकों ने सोचा था उस तरह से कार्य पूरे हो रहे हैं। इन सबको देखना फॉलो अप में आता है, अनुवर्तन में। यानी लास्ट में जब कर्मचारियों को सारा कार्य समझाया जाएगा, कर्मचारी काम करना शुरू हो जाएंगे, सब काम कर रहे होंगे, तो बराबर उस समय नजर भी रखनी होगी कि कार्य किस हद तक पूरा हुआ है, कार्य किस लेवल पर पूरा हो रहा है, कार्य कितने समय में पूरा हो
होगा या नहीं, क्या प्लान में कुछ बदलाव की जरूरत है। अगर मान लेते हैं हमारा प्लान हमने जैसे बनाया था, आगे जाकर भविष्य में वैसी स्थितियां नहीं निकली, तो कुछ बदलाव की जरूरत तो नहीं, क्योंकि प्लान करने के बाद हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते कि हमने प्लान बना लिया, अब हम इसी हिसाब से कार्य करेंगे, फिर बाहर की दुनिया में कुछ भी होता उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा कोई भी प्रबंधक नहीं सोच सकता। बाहर का वातावरण कभी भी बदल सकता है और बाहर के वातावरण को देखते हुए प्लान में थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा, वरना किसी संगठन के लिए यह असफलता का कारण बन सकता है। इसीलिए फॉलो अप करना जरूरी है। प्लान को बार बार देखते रहे कि प्लान कितने हद तक आगे बढ़ रहा है, कार्य किस तरह से हो रहा है, प्लानिंग के हिसाब से हो रहा भी है कि नहीं, प्लानिंग जिस तरह से की गई थी, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, कर्मचारी उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो प्रबंधक होते हैं वो उद्देश्य ज्यादा ऊंचे रख लेते हैं, टारगेट बहुत बड़े रख लेते हैं और कर्मचारी इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है कि इस टारगेट को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जो एक टॉप मैनेजर, एक टॉप प्रबंधक जो होते हैं, बड़े प्रबंधक होते हैं, वो अपने दिमाग को देखते हुए बड़े टारगेट रखते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं कार्य उन्हीं को करना होता है, तो कभी कभी टारगेट जो है सही समय पर पूरे नहीं हो पाते। तो क्या टारगेट में वापस बदलाव करने की जरूरत है, क्या वापस उद्देश्य में थोड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। इन सबको देखते हुए फॉलो अप करना है, अनुवर्तन करेंगे, हम लगातार प्लान को फॉलो करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। और अगर बदलाव की जरूरत हो तो उस समय बदलाव किए तो वापस प्लानिंग करो, मतलब वापस कुछ बदलाव कर दो, कुछ चेंजेस उस प्लान में हम कर सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा नियोजन प्रक्रिया चलती है। यही पूरी नियोजन प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन में चलती है, यही इसके स्टेप होते हैं। तो आप भी इस स्टेप को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं और बहुत ही आसान है, आप पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इसके जो 7 स्टेप है ये आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी है नियोजन प्रक्रिया के, और इसके सारे पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लेना। तो बाकी का हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसको आप देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी पहले जितने भी नोट्स करवाए हैं उसको भी टाइम टू टाइम नोट करते रहना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और लगातार आप पढ़ते रहना, बुक से भी पढ़ना और नोट से भी पढ़ना, कि बिना पढ़े अच्छे नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बार शायद ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही